Hello and welcome to Aeromiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 22nd September 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. The link of the group will be provided in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. तो आज का पहला आर्टिकल अरुणाचल प्रदेश के बारे में है. तो जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नर है, तो गवर्नर साहब ने ही हैज़ वेंट फॉर अ मीटिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड. ठीक है, दैट इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. तो उनको मिलने के लिए द गवर्नर एंड हिज वाइफ हैज़ अकम्पनीड हिम. ठीक है, तो इसी के बारे में हम देखेंगे. तो देखिए, ये आर्टिकल डायरेक्टली इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन द थिंग इज आई हैव टेकन दिस आर्टिकल टू डिस्कस सम एस्पेक्ट्स अबाउट द गवर्नर पोजीशन. ठीक है, बिकॉज देखिए गवर्नर का जो पोजीशन है इट इज़ क्वाइट इन न्यूज़ में रहता है. ऑफन इट इज़ क्रिटिसाइज फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस. तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिगार्डिंग दिस पोजीशन ऑफ गवर्नर. ठीक है, तो रिसेंट न्यूज़ बड़ा सिंपल है, जहाँ पे बताया गया है कि द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट इज बेदी मिश्रा वेडनेसडे पेड अ कर्टसी कॉल ऑन प्रेसिडेंट. यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है या कोई भी ऐसा मुद्दे को लेके विजिट नहीं हुआ है. इट इज़ जस्ट अ कर्टसी कॉल ओनली. ठीक है, सो दिस कर्टसी कॉल ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू at Rashtrapati Bhavan, which is the residence of the President of India in New Delhi, and conveyed her good wishes of the people of Arunachal Pradesh. ठीक है, so this टॉपिक से हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे रिगार्डिंग द गवर्नर, दैट पर्टिकुलर पोर्शन मे बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस आर्टिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स. तो एज आई वाज सेइंग अबाउट द करंट कंटेक्स्ट बड़ा सिंपल है, जहाँ पे एक कर्टसी कॉल के बारे में है ये अबाउट द रिसेंट विजिट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश गवर्नर टू द राष्ट्रपति भवन. ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे गवर्नर के बारे में, बट थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट दिस आर्टिकल हैज टू से. तो देखिए, गवर्नर बेदी मिश्रा ने वेडनेसडे ही हैज पेड अ कर्टसी कॉल ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली एंड कन्वेड हर गुड विशेस फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. द गवर्नर हाईलाइटेड द वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ द राजभवन एंड चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू लेड स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा गया है कि the President of India has been apprised of the various initiatives that have been taken by the Raj Bhavan, by the Governor हो गया, उसके बाद CM साहब ने जितने भी सारे initiatives लिए हैं, तो उसके बारे में उनको एक थोड़ा आइडिया दिया गया है. ठीक है, तो राज भवन you should know it is the official residence of the Governor of the states, and Rashtrapati Bhavan is the official residence of the President of India. ठीक है, and he also shared the hopes and aspirations of the indigenous people of Arunachal Pradesh. During his visit, the governor was also accompanied by his wife Neelam Mishra. So as you can see in this picture, this is the governor of Arunachal Pradesh. Here is the president, and here is the wife of Bedi Mishra, that is Neelam Mishra. अब देखिए, Mrs. Neelam Mishra, she is known for her initiatives or the promotions that has been doing regarding the Arunachali loin loom weaving. ठीक है, तो ये Arunachali loin loom weaving का वो काफी प्रमोट करते हैं, and she also presented a loin loom weaved आपातानी कोड. ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट को क्या दिया है, एक आपातानी कोड भी दिया है which has been indigenously crafted, and soft copy of a documentary called Celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav through loin loom weaving of Arunachal Pradesh. So there is a documentary which has been made on the Arunachal Pradesh loin loom weaving. तो इसी डॉक्यूमेंट्री का एक सॉफ्ट कॉपी भी उनको प्रेजेंट किया गया है. ठीक है, सो लॉइन लूम टेक्सटाइल वीविंग जो होता है, इट इज बेसिकली अ यूनिक क्राफ्ट इंटरवोवन विद द कल्चरल आइडेंटिटी एंड लाइवलीहुड ऑफ द पीपल ऑफ ट्राइबल स्टेट्स लाइक नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, सो लॉइन लूम जो डिवाइस है ना, इट इज बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट डिवाइस यूज्ड इन द वीविंग ऑफ क्लॉथ. इट इज क्वाइट कॉमन लूम which is used in the by various tribes of Nagaland and Arunachal Pradesh as well. तो जैसे कि मैं आप सबको बता रहा था अबाउट दिस आर्टिकल, हम इस आर्टिकल से मोस्टली फोकस करेंगे अबाउट द पोजीशन ऑफ गवर्नर. तो देखिए, द गवर्नर्स अपॉइंटमेंट, हिज पावर्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज बीन डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 162 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक, इसमें व्हिच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा आपको पार्ट 6 में व्हिच डील्स विद द स्टेट लेवल. तो इसी में आपको आर्टिकल 153 से 162 में यू विल फाइंड एवरीथिंग
रिलेटिंग टू द गवर्नर्स पोजीशन, ठीक है। अब देखिए गवर्नर जो है ना, गवर्नर का पोजीशन इज ऑफन रिलेटेड विद द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि बहुत सारा सिमिलरिटीज है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारा सिमिलरिटीज है। और एंड यू कैन से द प्रेसिडेंट ऑन द अदर हैंड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 153 से 162 तक है ना, तो प्रेसिडेंट ऑन द अदर हैंड आपको मिलेगा पार्ट 5 में मिलेगा, सो फ्रॉम आर्टिकल 52 से लेके 62 तक, ठीक है। तो 52 से 62 तक आपको मिलेगा प्रेसिडेंट के बारे में, और सिमिलरली गवर्नर के बारे में यू विल फाइंड फ्रॉम आर्टिकल नंबर 153 टू आर्टिकल नंबर 162 तक, ठीक है। सो द रोल ऑफ द गवर्नर इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। अब देखिए सिमिलर क्योंकि बोथ आर, यू शुड नो कि बोथ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर आर द नॉमिनल हेड्स है, ठीक है। दे आर द नॉमिनल हेड, वन एट द सेंट्रल लेवल एंड गवर्नर एट द स्टेट लेवल, ठीक है। सो द गवर्नर परफॉर्म्स द सेम ड्यूटीज एज द प्रेसिडेंट बट फॉर द स्टेट। तो प्रेसिडेंट जो भी फंक्शंस प्ले करता है, जो भी रोल प्ले करता है एट द सेंट्रल लेवल, तो सिमिलरली आप कह सकते हो कि वही सारे फंक्शन जो है गवर्नर भी प्ले करते हैं एट द स्टेट लेवल पर, ठीक है। So governor stands as executive head of a state and the working remains the same as the office of the president of India. You should also know that the executive head of the state at the central level it is the president, और state level पे कौन है? It is the governor, ठीक है। It is stated that the governor has a dual role. अब देखिए dual role कैसे है? He is the constitutional head of the state bound by the advice of the council of ministers. तो you should know कि all executive decisions जो होते हैं ना state पर, तो state level पर जितना भी यहाँ पर decisions होते हैं executive decisions, so these are taken in the governor नेम, ठीक है। तो वहां पे स्टाम्प किसका रहेगा? गवर्नर का रहेगा। बट एक्चुअल जो यहाँ पे डिसीजन है ना, द डिसीजन जो एक्चुअल यहाँ पे जो पावर है, इट इज एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेडेड बाय हु? हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सो द एक्चुअल डिसीजन जो है, इट इज टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, बट द डिसीजंस आर टेकन अंडर द नेम और द सील ऑफ द गवर्नर, ठीक है। ही आल्सो फंक्शंस एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सो ही इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड ही एक्ट्स like a bridge between the union and the state governments, okay. So let's see what are the provisions that have been mentioned regarding the position of governor in the constitution, ठीक है। तो ये appointment and the powers of governor can be derived from part 6 of the Indian constitution. As I already told you, part 6 it deals with the government at the state level and part 5 it deals with the government at the central or the union level, ठीक है। So article 153 it says that there shall be a governor for each state, or one person can be appointed as governor for 2 or more states. अब देखिए ये नॉर्मली कब होता है? एक ही गवर्नर जब मान लीजिए कि पर्टिकुलर वर्किंग गवर्नर है, तो उनको जब अपॉइंट कर दिया जाता है फॉर सम अदर रोल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक गवर्नर को अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिसेंटली ये बिहार के केस में हुआ था। तो उस केस में क्या होता है, जो नेबरिंग जो स्टेट ना, तो नेबरिंग स्टेट का जो गवर्नर है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है टू एक्ट लाइक द गवर्नर ऑफ द अदर स्टेट एज वेल। सो इन दैट केस द गवर्नर कैन बिलोंग टू 2 or more states, ठीक है। सो द गवर्नर एक्ट्स इन डुअल कैपेसिटी। आई टोल्ड यू ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव एज वेल, ठीक है। He is basically representative of the union level. He is the part of the federal system of Indian polity and acts as a bridge between the union and the state governments. ठीक है। So article 157 and 158 of the Constitution of India specify eligibility requirements for the post of governor. तो लिखते हैं क्या क्या requirements are there. So a governor must be a citizen of India. Obvious सा बात है। Be at least 35 years of age. So the minimum age if you want to be a governor should be 35 years of age. ठीक है। अब this is the same as that of the president as well. ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में भी द मिनिमम एज दैट हैज बीन मेंशन्ड इज 35 इयर्स ओनली, एंड ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर्स और नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो द टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस इज नॉर्मली 5 years ही है, ठीक है। तो 5 years में उनका जो टर्म है वो एक्सपायर हो जाता है, बट इट कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर, 5 साल से पहले भी इट कैन बी टर्मिनेटेड। हाउ? डिसमिसल बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, तो उनको डिसमिस भी किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ओनली, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एंड दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेट मी टेल यू, इट इज नॉट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। सो अगर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हिच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द recommendee or if they advise the president, then the governor stands as dismissed, ठीक है। और dismissal of governor without the valid reason is not permitted. However, it is the duty of the president to dismiss a governor whose acts are upheld by courts as unconstitutional and nullified. तो in the case of a court, मान लीजिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा गवर्नर के अगेंस्ट कुछ एक ऐसा वर्डिक्ट दिया है, उन्होंने जो भी एक्ट किया है, तो that act can be termed as unconstitutional. In that case, it is the responsibility of the president to dismiss the governor, ठीक है। And also he can also resign himself, ठीक है। वो खुद भी रिजाइन कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 5 years.
So, and you should also know that the governor, if he or she wishes to resign before the expiry of the 5 years term, then he or she have to tender his resignation to the president, the one who appointed him. ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव अबाउट दिस पोजीशन. सो इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 व्हिच वाज ब्रॉट अबाउट बाय द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, तो ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिपेंडेंस के पहले ये एक्ट आया था. तो यहाँ पे जो गवर्नर का पोजीशन था ना, इट वाज बाय द राज, ऑफ द राज एंड फॉर द राज. राज मीनिंग यहाँ पे ब्रिटिश राज का. सो बेसिकली इट बिलोंग टू द ब्रिटिश राज ओनली. ठीक है. सो अब देखिए, इंडिपेंडेंस के पहले 1946 में बना था द असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु वाज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. तो यहाँ पे जो कमिटी था, इट हैड अ सब कमिटी ऑफ सम मेंबर्स ऑफ द असेंबली ओनली, दैट इज बीजी खेर, के एन काजू एंड पी सुब्बारायन. तो इनका ये मानना था कि द पोजीशन ऑफ द गवर्नर शुड बी इलेक्टेड. मतलब जैसे आपको पता होगा, जैसे एमएलएस का इलेक्शन होता है, तो ये कमिटी, ये सब कमिटी का ये कहना था कि गवर्नर के पोजीशन के लिए भी इलेक्शन होना चाहिए. लेकिन द एप्रीहेंशन, मतलब जो डर था ऑफ द क्लैश. अब देखिए, अगर दो ही हेड को, जैसे कि मान लीजिए सीएम व्हिच इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट, एंड अभी के केस में अगर आप देखोगे गवर्नर हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो इन दोनों को ही अगर हम इलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर इन दोनों को हम इलेक्ट करते हैं, देन आप ये कह सकते हो कि दे वुड डिराइव द पावर फ्रॉम द पीपल, है कि नहीं, फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट. इन दैट केस उन दोनों का जो यहाँ पे पावर है ना, सो द पावर विल बी एट पार विद ईच अदर, एंड इन दैट केस इट मे आल्सो लीड टू व्हाट, क्लैशेस बिटवीन देम. वहां पे क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट होगा. और ऐसे जो अगर कंफ्लिक्ट होता है ना, सो दिस कंफ्लिक्ट मे लीड टू द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट्स, है कि नहीं. बिकॉज मान लीजिए अगर सीएम कहेगा कि मैं ये करूंगा, तो गवर्नर कहेगा कि ये नहीं होगा, तो वो होगा. ठीक है. अब आपको शायद पता ही होगा कि दिल्ली के केस में ऑफन देयर वुड बी सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सीएम एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इंडिया का जो बाकी का स्टेट्स है, तो स्टेट्स में अगर मान लीजिए कि गवर्नर का पोजीशन इलेक्शन करके हम करते हैं, तो उस केस में द गवर्नर वुड हैव मोर पावर एंड द पावर वुड बी एट पार विद द सीएम. तो सीएम और गवर्नर के बीच में ऑफन यहाँ पे क्लैशेस रहेगा, व्हिच वुड नॉट be beneficial for the development of the state, right? ठीक है. अब इसीलिए यहां पे क्या कर दिया गया था, इट लेड टू द सिस्टम ऑफ अपॉइंटेड गवर्नर. ठीक है. तो करेंटली अपॉइंटेड गवर्नर का सिस्टम लाया गया था. सो द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1948 का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वाज एम्बिवेलेंट. मतलब यहां पे दो ओपिनियंस रहता है. ठीक है. देयर वाज नॉट अ सर्टेन वन, यहां पे मल्टीपल ओपिनियंस रख दिया था. तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया था, इट लेफ्ट टू द असेंबली टू डिसाइड वेदर द गवर्नर शुड बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड. ठीक है. तो आज के अगर दिन में देखोगे, जो गवर्नर होते हैं ना, द इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर फॉर ईच स्टेट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. द सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, तो इट इज रिस्पांसिबल टू नॉमिनेट द गवर्नर फॉर ईच स्टेट. ठीक है. तो जो प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट बेसिकली इट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगा, वो क्या करेंगे, दे विल प्रपोज अ नेम, और वो प्रपोजल का नेम के अकॉर्डिंग द इंडियन प्रेसिडेंट विल बी अपॉइंटिंग द गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट. ठीक है. एंड यू शुड आल्सो नोट दैट अनलाइक इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, देखिए जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. ठीक है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू शुड नो दैट he or she is indirectly elected by an electoral college. और ये जो electoral college है, consists of the elected members, that is जो भी MPs होते हैं ना, elected MPs रहता है इसमें, elected MLAs रहते हैं, and also the elected members of the legislative assembly of the two union territories, that is Delhi and Puducherry. ठीक है. तो Delhi and Puducherry has got their own legislative assembly. तो उसमें भी जो elected members है, they would also take part in the indirect election of the president. ठीक है. तो गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, बट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है. This is one very important difference. The office of the governor is not a part of the union executive, and it is an independent constitutional position. ठीक है. तो ये क्या है, it is an independent constitutional office है ये. The governor doesn't serve the union government, and neither it is subordinate to it. The nomination of a governor by the union and his appointment by the president in India is based on the Canadian model of government. So you can be asked कि ये जो nomination process है गवर्नर का, ये कहाँ से लाया गया है, ये किस constitution से ये influence हुआ है. The answer will be the constitution of Canada, or you can say the Canadian model of the government. ठीक है. Now let's see ki what are the issues that are related with the office of the governor. As I told you, there are certain criticisms regarding the position of the governor. इसी के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या issues है, criticisms है which are associated with the post of the governor. तो पहला यहाँ पे कहा गया है कि there can be abuse of power by the center. You know कि the governor is appointed by who? By the president. On the advice of who? On the advice of the central government. तो ऐसा हो सकता है कि government, the central government जो है ना, they can exercise
or they can misuse power through the governor. ठीक है, so there are numerous examples of the governor's position being abused, usually at the behest of the ruling party at the center. The process of appointment has generally been the cause behind him. तो अगर मान लीजिए कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट अगर प्रेसिडेंट नहीं करता ना, तब लेकिन ऐसा अब्यूज नहीं होता. एंड देयर इज ऑल्सो यहाँ पे बताया जाता है अबाउट द बायस्ड आइडियोलॉजी. तो बहुत सारे केसेस में ये भी आता है, द पॉलिटिशियंस एंड द फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स आइडेंटिफाइंग विद द पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैव बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अक्सर देखिए क्या होता है, इट इज ऑफन सीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो भी ब्यूरोक्रेट थोड़ा उनके फेवर में काम करते हैं ना, तो बाद में जाके उनको गवर्नर का पोजीशन ऑफर किया जाता है. तो सच इंस्टेंसेस ऑफ अपॉइंटमेंट में ऑल्सो लीड टू द गवर्नर हैविंग अ टिल्ट टुवर्ड्स द सेंटर, है कि नहीं. सो बिकॉज उनको अपॉइंट ही सेंटर ने किया है, तो ऐसे केस लेकिन कंप्लीटली अगेंस्ट है, अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. बिकॉज ऐसे जो पोजीशंस होते हैं, स्पेशली द पोजीशन ऑफ गवर्नर, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस्ड इन नेचर, बट such instances are actually against this ideology. ठीक है, उसके बाद puppet ruler. The governor of Rajasthan, यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, the governor of Rajasthan has been charged with the violation of the moral code of conduct. His support of the central ruling party, तो सेंटर में जो ruling party था, his support is against the spirit of transparency and non-biasness that is expected from the person sitting on constitutional positions. ठीक है, so basically आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ऐसे केस के कारण ना, because आप मान लीजिए क्योंकि the governor of Rajasthan was working on the आप कह सकते हो कि on the directions of the center, तो ऐसे केसेस के लिए नेगेटिव टर्म्स यूज किए जाते हैं फॉर द गवर्नर. फॉर एग्जांपल उनको कहा जाता है एजेंट ऑफ द सेंटर, उनको कहा जाता है क्या, उनको कहा जाता है पॉपेट कहा जाता है, उनको कहा जाता है रबर स्टैम्प ऑफ द सेंटर. ठीक है, दिस आर द केसेस व्हाई सच नेम्स हैव बीन गिवन. आपको कभी कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज एन एजेंट ऑफ द सेंटर, कमेंट कीजिए, तो तब आपको ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आपको बताना होगा. ठीक है, उसके बाद फेवरिंग अ particular political party. So देखिए, the governor's discretionary power to invite the leader of the largest party or alliance post election to form the government has often been misused to favor a political party. So in case देखिए कभी ऐसा होता है कि there is no clear majority of a single party. ठीक है, कभी कभी इलेक्शंस के टाइम में आप देखोगे इन द केस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, तो कभी कभी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलता है. सो उस केस में क्या होता है, गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है टू इनवाइट द लीडर्स ऑफ द पार्टी. ठीक है, उनके चॉइस का पार्टी को बुला सकता है. सो बेसिकली द गवर्नर जो है, ही कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स इन इनवाइटिंग द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और द लीडर ऑफ द गठबंधन, या आप कह सकते हो जो कि अलायंस टू फॉर्म द गवर्नमेंट है, तो उनको इनवाइट किया जा सकता है. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इन सारे केसेस में उनका जो पोस्ट है, इस पोस्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है. आई गेटिंग माय पॉइंट? So related to this topic, there's a prelims practice question. I want you guys to attempt this question in the comment section. The next article is based on moonlighting. ठीक है, अब ये काफ़ी न्यूज़ में, इफ़ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़, आपने ये टर्म डेफिनेटली सुना होगा. रिसेंटली आज या कल के पेपर में एक और न्यूज़ आया है कि विप्रो ने क्या किया है, अपने 300 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है. क्यों फायर किया है? मूनलाइटिंग के कारण. तो ये मूनलाइटिंग क्या है, इसी के बारे में हम बात करेंगे. तो इन सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊं, मूनलाइटिंग तो इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ हैविंग अ सेकंड जॉब. ठीक है, अगर एक आदमी के पास एक जॉब ऑलरेडी है, तो अगर वो एक सेकंड जॉब भी कर रहे हैं, तो उसी को मूनलाइटिंग कहा जाता है. ठीक है, अब एक कंपनी में काम करता है, मतलब नॉर्मली आप देखोगे कि एक कंपनी में काम करता है, दूसरे कंपनी में सीक्रेटली काम करता है. ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मूनलाइटिंग. तो बेसिकली ये टॉपिक मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि दिस टॉपिक कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जीएस पेपर फॉर एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप कह सकते हो कि इस तरीके से आप एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या मूनलाइटिंग एथिकल है, नहीं है. तो आपको इस केस में क्या करना होगा, अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स पेश करना होगा. ठीक है, सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द पेपर 4 फ्रॉम एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. मूनलाइटिंग अब देखोगे ये कब से, मतलब ये सिंस व्हेन इट हैज बिकम क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग द कोविड टाइम. तो कोविड टाइम में क्या हुआ था, जो लॉकडाउन था ना, सो दिस लॉकडाउन हैड अलाउड पीपल टू गेट मोर टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू डू मोर देन वन थिंग. ठीक है, सो रिसेंट जो न्यूज़ है, विप्रो का जो चेयरमैन है, दैट इज ऋषभ प्रेम जी, हु हैड बीन अ वोकल क्रिटिक. सो ही हैज ऑलवेज बीन क्रिटिसाइजिंग दिस मूनलाइटिंग. वो नहीं चाहते कि लोग विप्रो में काम करके कहीं और भी काम करें. ठीक है, तो सेड द कंपनी हैज नो प्लेस फॉर एनी एम्प्लॉय हु चूजेस टू वर्क डायरेक्टली विद राइवल्स व्हाइल बीइंग ऑन विप्रो. तो अगर विप्रो का कोई राइवल है, तो उनके साथ
जो उनके साथ जो भी एम्प्लॉइज है, सो ही वुड नेवर वांट हिज एम्प्लॉइज टू वर्क फॉर समवन एल्स और हिज राइवल्स. दिस आर्टिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स. एंड देयर इज आल्सो अ टर्म, आप देखोगे मून लाइटिंग तो है ही, आजकल एक और भी टर्म निकल गया है, दैट इज डे लाइटिंग. तो डे लाइटिंग क्या है? डे लाइट, देखिए मून लाइटिंग क्या होता है? मून लाइटिंग मतलब रात का टाइम है ना. तो मान लीजिए आपका जॉब है 9 to 5, तो आप अगर रात को एक चुपके से अगर कुछ आप और कंपनी के लिए काम करते हो ना, इसी को मून लाइटिंग कहा जाता है. डे लाइटिंग क्या होता है? डे लाइटिंग मतलब आप ऑफिस में ही हो, आप एक ऑलरेडी आप काम कर रहे हो साइड बाय साइड, लेकिन आप एक दूसरा काम भी कर रहे हो. ठीक है, सो वर्किंग ऑन अनदर जॉब ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द प्राइमरी जॉब, इसी को कहा जाता है डे लाइटिंग. डे लाइटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मून लाइटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज बीन द न्यूज करेंटली. So what is moonlighting? Moonlighting refers to the practice of taking up secondary jobs after regular hours. For example, as I told you, अगर आपका जॉब है 9 से 5 तक, तो अगर आप मान लीजिए आप अगर 10 बजे से आफ्टर डिनर इफ यू टेक अप अनदर जॉब, उसे कहा जाता है मूनलाइटिंग. द सेकेंडरी जॉब इज टेकन विदाउट द एम्प्लॉयर्स नॉलेज. ठीक है, एंड इट्स यूजुअली द साइड जॉब टेकन एट नाइट और ऑन द वीकेंड्स. इसीलिए ये नाइट के कारण इसे मूनलाइटिंग कहा जाता है. द फ्रेज बिकेम वेल नोन व्हेन अमेरिकन्स बिगैन लुकिंग फॉर अ सेकंड जॉब इन एडिशन टू देयर रेगुलर 9 to 5 जॉब टू सप्लीमेंट देयर इनकम. तो ये जो टर्म है या आप कह सकते हो जो कंसेप्ट है, इट हैज बीन पॉपुलराइज्ड इन अमेरिका. ठीक है, तो यही से ये अभी इंडिया में भी काफी न्यूज में है. सो ये जो मून लाइटिंग है, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैव लेड टू दी मून लाइटिंग, दिस कल्चर ऑफ मून लाइटिंग अमंग द एम्प्लॉइज. तो पहला है वर्क फ्रॉम होम कल्चर. कोविड-19 के बाद यू शुड नो कि द कंपनीज हैड अलाउड देयर एम्प्लॉइज टू वर्क फ्रॉम होम. तो वर्क फ्रॉम होम क्या था? इट वॉज बिकम द न्यू नॉर्मल. कंपनीज कुड नो लॉन्गर जस्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द रिसोर्सेज थ्रू क्लॉक इन क्लॉक आउट टाइम शीट्स व्हिच आल्सो गिव अ बूस्ट टू मून लाइटिंग. तो देखिए, बिकॉज देयर वाज नो सच फिक्स टाइमिंग, तो इसी वजह से क्या हो गया, दिस एक्चुअली गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉयज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस टू गो फॉर मून लाइटिंग. ठीक है, उसके बाद इंपैक्ट ऑफ कोविड-19. सो देखिए, कोविड-19 ऑल्सो लेड टू एम्प्लॉयज सर्चिंग फॉर मल्टीपल जॉब्स टू मेंटेन जॉब सिक्योरिटी एंड अ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम. तो देखिए, कोविड-19 जब ये इंडिया में आ गया था इन द ईयर 2020, सो विद द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 लीडिंग टू द कंट्री वाइड लॉकडाउन, द इकोनॉमी स्टार्टेड स्टॉलिंग. ठीक है, तो इकोनॉमी क्या हो गया था? इट स्टार्टेड स्टॉलिंग एंड हेंस थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज वर लेड ऑफ. आपको पता ही होगा कि कितना सारा लोगों का नौकरी खो गया था ड्यूरिंग द कोविड-19, है कि नहीं? तो इसी कारण से कोविड-19 के कारण क्या हो गया था, द एम्प्लॉइज दे स्टार्टेड टू लुक फॉर मल्टीपल जॉब्स. ठीक है, तो मल्टीपल जॉब से क्या होगा, एक तरीके से पैसा भी आएगा और जॉब सिक्योरिटी भी रहेगा कि अगर मान लीजिए कि एक जॉब चला भी गया ना, तो दूसरा जॉब कम से कम उनको एक सिक्योर इनकम देगा. ठीक है, तो इस टाइम में क्या हुआ था, इट वाज आल्सो सीन दैट एज मेनी एज 70% ऑफ द रिमोट वर्कर्स जो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे थे ना, दे वर एक्चुअली वर्किंग ऑन सेकंड जॉब्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक. ठीक है, वो बस एक जॉब में नहीं, वो घर से वो मोर देन एक जॉब में वो काम कर रहे थे. ठीक है, टू हैव मोर टू स्पेंड. ऑब्वियस सा बात है कि अगर आप 2 जॉब करोगे, अगर आप 3 जॉब करोगे, आप जितना जॉब करोगे आपको उतना पैसा भी मिलेगा. So employees also opt for a second job for additional income if they have low pay at their primary jobs. ठीक है, so in case मान लीजिए कि they need additional source of income to meet their needs or the primary income may not be sufficient to take care of the demand of the lavish lifestyle. है कि नहीं? तो कभी अगर मान लीजिए कि प्राइमरी जॉब से आईफोन वगैरह अगर नहीं आ रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए लोग एक सेकेंड जॉब भी करते हैं. ठीक है, and also to combat boredom. So employees also opt for moonlighting to utilize the free time at hand when they do not have enough work to keep them occupied at the primary job or to keep themselves busy throughout the day. और इस तरीके से अगर मान लीजिए कि if you are combating boredom, एक तरीके से आपका एक्सपीरियंस भी होता है. ठीक है, you are also enhancing your skill, you are also enhancing your worth basically. ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या क्या कंसर्न्स है which are arising because of moonlighting. So legal but may not be ethical in nature. ठीक है, so there is no overarching law which prohibits a person from doing multiple jobs. कोई ऐसा लॉ नहीं है जो एक प्राइवेट कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है तो उसको ऐसा रोकने के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है. इट इज नॉट एन ऑफेंस. ठीक है, ये कोई ऑफेंस नहीं है. सो हाउएवर अ पर्सन विद सिमिलर नेचर ऑफ जॉब मे स्पार्क कॉन्फिडेंशियलिटी इशू. मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई विप्रो में काम कर रहा है, ठीक है, वो विप्रो में काम कर रहा है 9 से 5 तक, और मान लीजिए उसका राइवल है इन्फोसिस. अगर वो इन्फोसिस में काम करता है रात के टाइम में, तो हो सकता है कि जो विप्रो का जो डेटा है ना, वो लीक होने का चांसेस रहता है तो इन्फोसिस, राइट. उसके बाद एग्जॉस्टेड एम्प्लॉइज. इफ एम्प्लॉइज आर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग आवर्स, ऑलरेडी वो 9 to 5 काम कर रहे हैं, वापस से वो रात भर भी काम कर रहे हैं, तो ये सेकंड जॉब क्या कर सकता है, मे कॉज द एम्प्लॉय टू बिकम डिस्ट्रैक्टेड.
है कि नहीं? ही ऑल्सो मे बिकम अनप्रोडक्टिव एंड नेग्लेक्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज ऑफ फिजिकल फैटिग। तो जो प्राइमरी जॉब है ना, उसी में वो क्या बन जाएंगे, ही विल एंड अप बिकमिंग अनप्रोडक्टिव इन नेचर, ठीक है। एंड यूज ऑफ कंपनी रिसोर्स, तो कंपनी रिसोर्स देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल से बताऊंगा। अगर मान लीजिए कि कोई ऑफिस में है 9 to 5, ठीक है, और 9 to 5 में ऑफिस में है, और मान लीजिए कि उनका ऑफिस के जो मैनेजमेंट वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपना ऑफिस का जो कंप्यूटर वगैरह है ना, जो इंटरनेट वगैरह है, उसी के हेल्प से ही वाज आल्सो डूइंग अदर जॉब। या मान लीजिए डे लाइटिंग कर रहा था, तो डे लाइटिंग कब करता है, ऑफिस के ड्यूरेशन में ही करता है। तो इस केस में क्या होगा, ही इज यूजिंग द कंपनीज resources, for example the internet, for example the computer, to go or to perform a different duty। तो इसी कारण से क्या हो सकता है, उसका मतलब खुद का एडवांटेज के लिए वो अपना जो कंपनी ना, उसका वो जो बिल है वो बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यूज ऑफ कंपनी रिसोर्सेज व्हिच इज एक्चुअली अनएथिकल इन नेचर। इंपैक्ट ऑन हेल्थ, ऑब्वियस बात है, अगर आप नहीं सोओगे, अगर आप अच्छी तरीके से नहीं खाओगे, सो दिस पोर डाइट और लैक ऑफ स्लीप एंड एक्सरसाइज कैन इंपैक्ट एम्प्लॉय हेल्थ, ठीक है। तो आप भी ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपके ख्याल में व्हाट डू यू फील कि मून लाइटिंग अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट श्रिंकफ्लेशन, ठीक है। अब देखिए श्रिंकफ्लेशन जो है, श्रिंकफ्लेशन दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी न्यूज, बट दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द एन एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द हिंदू। तो दिस श्रिंकफ्लेशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज जीएस पेपर 3। श्रिंकफ्लेशन आया है दो टर्म से, श्रिंक एंड इन्फ्लेशन, और आप दोनों को मिला दोगे ये बन जाएगा श्रिंकफ्लेशन। तो श्रिंकफ्लेशन ऑकर्स, ये कब ऑकर होता है, व्हेन गुड्स श्रिंक इन साइज, जब सामान जो होता है जब वो छोटा हो जाता है, बट कंज्यूमर्स पे सेम प्राइस, मतलब आप एक ही दे रहे हो, दाम बढ़ नहीं गया लेकिन सामान छोटा हो गया। फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग द वेट ऑफ नूडल्स इन अ मैगी पैकेट। मैगी आपको पता ही होगा कि हर साल जो मैगी का जो क्वांटिटी है वो कम होते हुए जा रहा है, लेकिन दाम 10 रुपया ही है कि नहीं। और रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ चिप्स इन पैकेट वुड काउंट एज श्रिंकफ्लेशन, ठीक है। आपको पता होगा कि लेज में हवा जितना था, आजकल हवा और भी ज्यादा होने लगा है और चिप्स तो रहता ही नहीं है। तो ये क्या होता है, इसे को कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन। सो लेट्स सी ये क्या है। तो श्रिंकफ्लेशन, दैट इज श्रिंक इन्फ्लेशन, इज व्हेन अ प्रोडक्ट डाउनसाइजेस इट्स क्वांटिटी कम कर दिया है लेकिन दाम सेम है। So downsizing of the product is done to offset higher production cost but keep retail prices the same। तो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करते हो और अगर आपका जो रिटेल प्राइस अगर वो सेम है, what are you trying to do? You are trying to maximize your profit, right? So an increase in the cost of input materials and intense competition results in shrinkflation। तो जो भी सारा दाम आपको पता ही है कि कितना इन्फ्लेशन है, अभी आलू का दाम बढ़ गया है तो ऑब्वियसली चिप्स का तो दाम जो क्वांटिटी है वो तो कम होगा ही, है कि नहीं। तो आप देखिए जो लेस पैकेट है, लेस का देखिए 2-3 साल पहले 30 रुपए में आपको मिला करता था यहाँ पे 200 ग्राम, ठीक है। और इसी पैकेट को अभी थोड़ा करके छोटा करके इट हैज बीन ड्रॉप डाउन टू 180 ग्राम्स। क्या आपको पता चला? बहुत लोगों को तो ये पता चलता ही नहीं है, ठीक है। सो इफेक्ट्स देखिए क्या क्या है। अब इफेक्ट्स में देखिए इन्फ्लेशन हैज न्यूमरस इफेक्ट, ऑब्वियसली जब दाम बढ़ता है तो बहुत सारा इन्फ्लेशन इफेक्ट इसमें रहता ही है। फॉर एग्जांपल जो इफेक्ट है वो रह सकता है रेंट के ऊपर, फूड के ऊपर, गैस के ऊपर, ऑल्सो अदर लिविंग एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो जितना दाम बढ़ेगा आपका जो एक्सपेंसेस है वो भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये जो मिडिल क्लास फैमिली, जो लोअर क्लास पीपल, उनको बहुत ही दिक्कत होता है थ्रू इन्फ्लेशन। तो सिंस कंटेनर एंड वेसल साइज आर रिड्यूस बाय एक्सट्रीमली माइनर क्वांटिटीज, बहुत कम करके यहाँ पे छोटा किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, इसी के कारण ना कंज्यूमर ट्रिक हो जाता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल में छोटा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो श्रिंकफ्लेशन कैन ऑकर इन डिफरेंट वेज अदर देन चेंजेस इन क्वांटिटी। तो कभी कभी जो साइजेस है उसे कम नहीं करके भी कभी कभी क्या होता है, जो इंग्रेडिएंट जो यूज किया जाता है, इंग्रेडिएंट को चेंज किया जाता है या कोई इंग्रेडिएंट को कम भी किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे जो कैडबरी डेयरी मिल्क जो आया करता था पहले के टाइम में, क्या था, जो पैकेट था ना, पैकेट के अंदर एक और पैकेट हुआ करता था, याद है, एक फॉइल हुआ करता था। आजकल लेकिन जो 10 रुपए में जो मिलता है या 20 रुपए में जो मिलता है उसमें लेकिन फॉइल पेपर नहीं रहता है। तो फॉइल पेपर क्यों दिया था? फॉइल पेपर वाज मेंट टू प्रिवेंट द चॉकलेट फ्रॉम लूजिंग इट्स क्वालिटी, लेकिन अभी तो वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। सो थ्रू डाउनसाइजिंग प्रोडक्ट रिड्यूसेस कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, लेकिन दिस इज अ वेरी अनफेयर प्रैक्टिस टुवर्ड्स द कस्टमर्स, ठीक है। जो कंज्यूमर्स है उनके लिए लेकिन ये अनफेयर है, लेकिन क्या करें, जो जमाना है वही तो अभी आपको पता ही है कि महंगाई का है। तो श्रिंकफ्लेशन कैन लीड टू कस्टमर फ्रस्ट्रेशन एंड डिटोरिएशन ऑफ कंज्यूमर सेंटीमेंट टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर्स ब्रांड। तो अगर मान लीजिए कि द कंज्यूमर्स अगर अवेयर है तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऐसा एक अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है, सो दिस विल लीड टू अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द प्रोड्यूसर्स ब्रांड, ठीक है। ओवरऑल इन्फ्लेशन मस्ट बी टैकल टू एड्रेस इन्फ्लेशन। किस तरीके से कम किया जाएगा? इन्फ्लेशन जो है ना उसे कम करना पड़ेगा। जैसे कि लेस का जो क्वांटिटी उसे बढ़ाने
के लिए 30 रुपए में आपको आलू का दाम कम करना होगा, ठीक है। इट कैन बी डन विद अ मिक्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज टू मैनेज डिमांड एंड सप्लाई। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी शैल ब्रिंग गाइडलाइंस टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स। अगर मान लीजिए कि कुछ अगर ऐसा प्राइसेस में या मान लीजिए जो क्वांटिटीज है साइज में अगर रिडक्शन हुआ है ना, तो ऐसे जो अथॉरिटी है अथॉरिटीज को लाना चाहिए नॉर्म्स, लाना चाहिए गाइडलाइंस, सो दैट कंज्यूमर को पता चले कि यस द साइज हैज बीन डिक्रीज्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द यूनियन मिनिस्टर्स रिसेंट विजिट टू नामसाई। अब देखिए नामसाई में आए हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑन वेडनेसडे। वो आए थे टू रिव्यू द वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स व्हिच आर इंप्लीमेंटेड अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ द नीति आयोग। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। दिस आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स से। तो द करंट कंटेक्स्ट यही है कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रतिमा भौमिक जी आए हैं एंड शी हैज came here to review the various projects and schemes implemented under the aspirational district program of Niti Aayog at DC's conference hall here in Namsai district. So while taking stock of the various rural development schemes and projects under aspirational district program, the Union Minister of State asked the DC to submit a proposal for setting up a district disabled rehabilitation center. तो ये जो district disabled rehabilitation center है, तो ये सेटअप करने के लिए proposal लाने के लिए कहा गया है so that she can help in order for the establishment of a DDRC at Namsai. She also gave special emphasis on health and nutrition sector and lauded Team Namsai for their relentless effort in achieving various targets. So this Team Namsai had been successful in reaching out various targets which are a part of the Niti Aayog's plan of the aspirational district. तो इसी को उन्होंने applaud भी किया है. Asserting that agriculture is the backbone of the nation, you already know it is one of the mainstay of the Indian economy. So she also urged the Team Namsai to bring about convergence of scheme. ठीक है, ताकि सारा जो स्कीम है वो एक साथ काम करे, जैसे कि अमृत सरोवर, you should know, I have also told you one in one of the previous videos that this is a mission which is aimed at developing and rejuvenating 75 water bodies in each district of the country as part of the celebration of what? Of the Azadi ka Amrit Mahotsav. So because of the 75 years of the independence, 75 water bodies set करना है, develop करना है या इसे rejuvenate करना है. Now this will enhance what? The water security of various districts across India. उसके बाद पीएम कुसुम। तो पीएम कुसुम देखिए, कुसुम स्टैंड्स फॉर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थम महाअभियान। तो ये जो स्कीम है, दिस कुसुम स्कीम में क्या है, इट विल प्रोवाइड एडिशनल इनकम टू फार्मर्स। कैसे? बाय गिविंग देम द ऑप्शन टू सेल एडिशनल पावर टू द ग्रिड थ्रू सोलर पावर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब द फार्मर्स विल बी अलाउड टू सेट अप सोलर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड देयर बैरन लैंड्स। तो जो भी उनका बैरन लैंड है वहां पे सेटअप होगा सोलर पावर, और सोलर पावर से जो भी एनर्जी होगा दे कैन सेल इट to the grid providers, ठीक है। एंड देन द मनरेगा के बारे में, द मनरेगा स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो दिस बेसिकली इज अ गारंटी, इज एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है which guarantees 100 days of work a year to every rural household with an aim to enhance the livelihood security of the people. तो ये सारा जो भी स्कीम है, now this should go आप कह सकते हो कि now this should go consequently, इसी के बारे में उन्होंने बात किया है। So this aspirational district program जो है, it is an initiative of the NITI Aayog which was launched in 2018 में लॉन्च किया गया था, which was aiming to transform districts that have shown relatively lesser progress in key social areas. तो मान लीजिए कि कोई अगर डिस्ट्रिक्ट है which is performing low in the areas like health हो गया, nutrition हो गया, education हो गया, agriculture हो गया, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, उन डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया जाएगा. So that district will be identified and focused. So जो districts है, now those districts in India that are affected by poor socio-economic indicators, ठीक है. So the ये जो प्रोग्राम है इसका कंटूर्स क्या क्या है? The first one is convergence, then collaboration and competition. Convergence of what? Convergence of state and the central scheme. मतलब जितना भी schemes है सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, everything should be work in convergence in that particular district. Collaboration, यहाँ पे जितना भी सारा ऑफिसर्स है, यहाँ पे जितना भी सारा डिपार्टमेंट्स है, सेंट्रल का हो गया, स्टेट का हो गया, they should all act in collaboration for the welfare of the particular state. And competition among the district through monthly delta ranking. अब देखिए यहाँ पे delta ranking भी क्या जाता है डिस्ट्रिक्ट पे, so that यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है उनको ये पता चले कि वो कितना स्टैंडर्ड में है, ठीक है. द डेल्टा रैंकिंग जो है ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बेसिस पर रैंक किया जाता है डिस्ट्रिक्ट को. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट. तो जो भी स्ट्रेंथ है डिस्ट्रिक्ट का उस पर फोकस किया जाएगा एंड आइडेंटिफाई द लो हैंगिंग फ्रूट्स फॉर इमीडिएट इंप्रूवमेंट. अगर मान लीजिए जो भी एजुकेशन है, अगर एजुकेशन को आसानी से इंप्रूव कर दिया जाएगा तो उसमें अभी स्ट्रेस दिया जाएगा सो दैट इमीडिएट इंप्रूवमेंट आ जाए एजुकेशन के बेसिस पर, ठीक है.
उसके बाद एंड मेजरिंग द प्रोग्रेस बाय रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑन अ मंथली बेसिस। तो डिस्ट्रिक्ट को एनकरेज किया जाता है टू फर्स्ट कैच अप विद द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट विद इन द स्टेट। अगर मान लीजिए नामसाई इज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड अगर ये मान लीजिए कि पापुमपारे इज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बस मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो यहाँ पे नामसाई जो है, नामसाई के जितना भी सारे इंडेक्सेस है, अब उसे कंपेयर किया जाएगा पापुमपारे के साथ और ट्राई किया जाएगा टू कम एट पार विद द लेवल ऑफ पापुमपारे, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली एस्पायर टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। सो द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू रेजिंग द लिविंग standards of its citizens and ensuring inclusive growth by for all by सबका साथ, सबका विकास and सबका विश्वास। ये जो प्रोग्राम है, it is essentially aimed at localizing the sustainable development goal, for example zero hunger, then elimination of poverty। तो ये सारा चीजें यहाँ पे लोकलाइज करने के लिए ट्राई किया गया है, leading to the progress of the nation। because अगर ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट से क्या इंप्रूव होगा, अपना स्टेट इंप्रूव होगा, और जब ये स्टेट इंप्रूव होगा तो द नेशन विल प्रोग्रेस एज अ होल। So this ranking is based on, यहाँ पे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो रैंकिंग है ना, तो वो रैंकिंग इज बेस्ड ऑन दी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस मेड अक्रॉस 49 की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस, ठीक है। तो ये जो KPIs है, नाउ दिस KPIs दैट इज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, नाउ दे आर क्लासिफाइड अंडर 5 ग्रोथ सोशियो इकोनॉमिक थिंग्स। क्या क्या है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे ज्यादा आप देखोगे फोकस दिया जाता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसी टॉपिक के बेसिस पर मैंने यहाँ पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। आई हैव आल्सो डिस्कस दिस टॉपिक इन वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो ये मैंने कल दिया था आपको प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेट्स लुक एट द आंसर्स। तो द आंसर्स फॉर द क्वेश्चन, so the first multimodal logistic park जो एस्टैब्लिश हुआ है, it has been established in Assam। तो ये बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश किया गया, it has been developed there at a place called जोगीघोपा, ठीक है। और ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था जो पहला पैसेंजर ट्रेन था between मुंबई एंड थाने in the year 1853। So for now that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.